हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आपका रीट का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपकी होगी अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित। दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं रीट द्वारा और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होंगे वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। दोस्तों, टोटल जो है 50 प्रश्न है। दोस्तों, ये 50 जो हैं आपके एग्जाम्स में 20 या 25 नंबर के जो है आपके मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और उससे पहले आप आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करें। पहला है, लैंग्वेज इज, भाषा क्या है। दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। क्या वो जेस्चर है, फीलिंग है, स्पीच है या साउंड है। लैंग्वेज क्या है दोस्तों? लैंग्वेज है दोस्तों एक स्पीच। स्पीच है दोस्तों बोलना, वाचन कहते हैं जिसे। भाषा जो होती है दोस्तों वो स्पीच होती है एक प्रकार से, जिससे हम अपने भावों को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं स्पीच के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो लैंग्वेज इज स्पीच, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चन जो है वहाँ से लिए गए हैं रीट के एग्जाम से, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगला, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश इज, सामान्य जो संरचना है इंग्लिश की वो कौन सी है इनमें से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। SOV है, VOS, OSV या SVO। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश क्या है दोस्तों? तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश है दोस्तों SVO। क्या है? SVO है दोस्तों, जो सामान्य संरचना होती है इंग्लिश की, याद रखिएगा SVO। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, स्ट्रक्चर्स आर द ब्लैंक ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्स संरचना जो है वो लैंग्वेज की क्या है, वो भाषा क्या होती हैं। टूल्स, टाइप्स, सेंटेंसेस या ऑर्डर। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं भाषा के टूल्स। टूल्स मतलब औजार होते हैं। स्ट्रक्चर्स आर द टूल्स ऑफ लैंग्वेज दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है, पोइट्री इंक्रीजेज ए चाइल्ड्स ब्लैंक टू ब्यूटी। जो कविता है दोस्तों वो बढ़ाती है बच्चे की ब्लैंक टू ब्यूटी। किस में बढ़ाती है? तो जो क्या वो इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, अवेयरनेस है या सेंसिटिवनेस है। पोइट्री इंक्रीजेज ए चाइल्ड्स सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। पोइट्री जो है बढ़ाती है बच्चे की संवेदनशीलता एक सुंदरता के प्रति, तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। अगला, रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड ब्लैंक रीडिंग। जो रैपिड रीडिंग होती है दोस्तों, जो जिसे हम तेजी तेजी से पढ़ते हैं, वो सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है, यानी उसको और किस नाम से भी जाना जाता है जो रैपिड रीडिंग होती है दोस्तों? क्या वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, सेकेंड या सप्लीमेंट्री। तो रैपिड रीडिंग है दोस्तों, ये होती है सप्लीमेंट्री रीडिंग भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। जो रैपिड रीडिंग है उसको सामान्यतः सप्लीमेंट्री रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला देखिए, द बैंक डज नॉट ओपन ब्लैंक संडेज। जो बैंक है वो सामान्यतः नहीं खुलता है रविवार को। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा दोस्तों? द बैंक डज नॉट ओपन ब्लैंक संडेज। क्या वो एट, ऑन, इन या पोन? तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर महीनों के नाम, दिनों के नाम दिख जाएं तो आपको उससे पहले प्रीपोजिशन यूज करनी है दोस्तों, ऑन। क्या होगा? द बैंक डज नॉट ओपन ऑन संडेज। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, रीराइटिंग ऑफ द वर्ड अगेन एंड अगेन विल ब्लैंक द इमेज ऑफ द वर्ड। जो बार बार लेखन है दोस्तों शब्द का, वो क्या करेगा? शब्द की, यानी हम किसी शब्द को जब बार बार लिखते हैं तो हम उस शब्द में क्या हो जाएंगे? पारंगत हो जाएंगे दोस्तों। तो पारंगत होना क्या होता है? रीइंफोर्स। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब हो दोस्तों। रीराइटिंग ऑफ द वर्ड अगेन एंड अगेन विल रीइंफोर्स द इमेज ऑफ द वर्ड। यानी कि हम जब उस शब्द को लिखेंगे बार बार तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी असली बनावट क्या है, तो हम उसमें माहिर हो जाएंगे उस शब्द को लिखने में। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों, रीइंफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, अगला, करेक्टनेस इन इंग्लिश इज अचीव्ड बाय फैमिलियरिटी विद द ब्लैंक यूसेज। करेक्टनेस इन इंग्लिश इज अचीव्ड, जो सटीकता है दोस्तों इंग्लिश की वो प्राप्त की जाती है फैमिलियरिटी विद, यानी किसके समक्ष? विद द ब्लैंक यूसेज। क्या वो स्कोलेस्टिक है, कन्वेंशनल है, रेगुलर है या रिपीटेड है? जो इंग्लिश की सटीकता है दोस्तों, हम उसको कैसे अपने सटीकता के साथ जो है यानी सही से सीख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं दोस्तों विद द कन्वेंशनल यूसेज। किससे कर सकते हैं दोस्तों? कन्वेंशनल यूसेज के साथ जो है हम इंग्लिश की जो सटीकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, विच कंपोजिशन शुड बी टोट एट द अर्ली स्टेज। विच कंपोजिशन जो है, कौन सी कंपोजिशन हमें जो बालक होता है उसकी शुरुआती स्टेज जो होती है बालक की, उस पर सिखानी चाहिए। सबसे पहली क्या सिखानी चाहिए मैं बच्चे को? क्या वो लिटरेरी राइटिंग है, इमेजिनेटिव है, गाइडेड है, नन ऑफ दी बो? तो हमें सबसे पहले दोस्तों ये करना चाहिए गाइडेड। बच्चे को जो है मार्गदर्शन देना चाहिए कि हम कैसे सीख सकते हैं किसी भी भाषा को। ठीक है, उसको बताया जाए कि ग्रामर, व्याकरण क्या होती है, फिर उसके प्रकार को बताया जाए, फिर आराम आराम से उसको जो है प्रैक्टिस करवाई जाए। इससे ही है दोस्तों बच्चे का जो है भाषा विकास होगा। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, इन विच टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। किस प्रकार में जो है जो अचर होते हैं उनके जो प्रतिस्थापना, यानी जो अचर होते हैं उनकी स्थापना जो है वो बदलती नहीं है, अंतर चेंजेबल नहीं है। तो कौन सा प्रकार है? क्या वो सिंपल है, कंपाउंड है, ग्रामेटिकल है या नन ऑफ दी दीज? तो वो दोस्तों सिंपल कंपोजिशन सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन में जो है हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है
द मेरिट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड इज, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है दोस्तों, उसकी जो मेरिट है, उसके गुण है, वो क्या है दोस्तों? क्या वो यूज ऑफ द मदर टंग है, लेज स्ट्रेस ऑन राइटिंग वर्क है, प्रोज पोइट्री एंड कंपोजिशन कैन बी टोट बाय दिस मेथड, या नन ऑफ दीज? तो जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड दोस्तों, उसका एक प्रमुख गुण है कि हम जो भाषा है उसको मातर जो भाषा है उसमें सिखाएं। यूज ऑफ द मदर टंग इसमें किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, हु अडॉप्टेड द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड फर्स्ट? जो सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड दोस्तों सर्वप्रथम की इन्होंने अपनाई थी? ऑप्शंस हैं मैककार्थी, एच.ई. पाल्मर, किटसन या वेबस्टर। तो ये अपनाई थी दोस्तों एच.ई. पाल्मर ने। जो एच.ई. पाल्मर है उन्होंने जो है ये सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड सबसे पहले अपनाई थी। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एच.ई. पाल्मर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? इनमें से कौन सा जो है व्याकरणिक तौर पर सबसे सटीक जो है वाक्य है? पहला है वेयर ही लिव्स, दूसरा है वेयर ही इज लिव, तीसरा है वेयर डज ही लिव या वेयर डज ही लिव्स। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब WH फैमिली से कोई भी वर्ड आ जाता है तो उसके बाद डू या डज लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वेयर आ गया तो उसके बाद क्या होगा, डू या डज लगाया जाएगा जब प्रेजेंट में टेस्ट टेंस हो जो। तो इसमें वेयर के बाद होता है दोस्तों डज। डज कौन कौन से में है? डज दोस्तों तीसरे में और चौथे में। ठीक है, ये गलत हो गए दोस्तों, यहाँ पर डज नहीं है, इनका उपयोग नहीं हुआ है। तो डज के बाद दोस्तों वो आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। दोनों में दोस्तों सब्जेक्ट डज ही। ठीक है, और फिर आता है दोस्तों ही के बाद जो है, यानी कि फर्स्ट सिंगुलर है तो उसके बाद हमेशा एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ, ही के साथ। तो लीव में जो है दोस्तों एस या ई एस नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा, और जो लीव है उसमें नहीं लगा हुआ है और इसमें लगाया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर एस या ई एस अगर लग गया डज में तो आगे जो है एस या ई एस नहीं लगता है, क्योंकि ये रूल है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि एक ही वाक्य में दोस्तों डबल एस या ई एस किसी भी वर्ग के साथ नहीं लग सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा तीसरा, वेयर डज ही लिव। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पर ई एस नहीं लगा होता तो यहाँ पर लीव्स लग जाता, ई एस लग जाता, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है डज के साथ तो यहाँ पर वेयर डज ही लिव इसका सटीक जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलते हैं अगले पर। विच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड? किस मेथड को जो है, किस विधि को जो है नेचुरल या प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये कहा जाता है दोस्तों नेचुरल मेथड कहा जाता है डायरेक्ट मेथड को। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड को जो है वो कहा जाता है नेचुरल मेथड। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। चलते हैं अगले पर। अगला, हु क्लेम्स दैट बाइलिंगुअल मेथड इज वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज? किन्होंने दावा किया था कि जो द्विभाषिक या बहुभाषिक मेथड है वो एक प्रभावशाली टीचिंग मेथड है विदेशी भाषा को सिखाने के लिए। किसने कहा था दोस्तों ये? प्रोफेसर CJ डॉडसन ने, डॉक्टर वेस्ट ने, प्रोफेसर फिंडले ने या H.E. पाल्मर ने? तो बाइलिंगुअल मेथड का जो है दिया था दोस्तों, ये दिया था प्रोफेसर CJ डॉडसन ने।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। उन्होंने कहा था कि जो बहुभाषिक जो विधि है वो बहुत प्रभावशाली होती है किसी भी विदेशी भाषा को सिखाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला, इन बाईलैंग्वेज मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ब्लैंक। जो बहुभाषिक मेथड दोस्तों, उसमें अध्यापन की इकाई क्या है? क्या वो साउंड है, अल्फ़ाबेट है, वर्ड है या सेंटेंस है? तो बाईलिंगुअल मेथड होता है दोस्तों, उसमें इकाई होती है सिखाने की, होती है सेंटेंस, वाक्य से शुरुआत की जाती है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, जो यूनिट इकाई है, यूनिट पूछा है दोस्तों, यानी कि एक इकाई में बंधा हुआ कोई हो, तो एक इकाई में बंधा हुआ होता है दोस्तों, वो होता है आपका वाक्य। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इन बाईलैंग्वेज मेथड मदर टंग इज यूज्ड ब्लैंक। बहुभाषिक मेथड होता है जो, उसमें जो मातृभाषा है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो बहुभाषिक विधि है दोस्तों, उसमें मातृभाषा में उपयोग किया जाता है ये करने में, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, किसी भी नए शब्द का अर्थ निकालने में। ठीक है, ओनली बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, जो शुरुआती दिन होते हैं दोस्तों, उनमें जो है मातृभाषा का उपयोग किया जाता है किसी भी बहुभाषा को सिखाने के लिए। तीसरा भी ठीक है दोस्तों। तो ऑल ऑफ दी वॉइस का जवाब होगा। ठीक है, तीनों ही कथन जो हैं बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इनका उपयोग किया जाता है इस करने में। ठीक है, अगला देखिए, थैंक यू यानी कि धन्यवाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, थैंक यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो धन्यवाद है दोस्तों वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों थैंक यू का? ऑप्शंस दोस्तों, सेंटेंस पैटर्न स्ट्रक्चर, फ्रेज पैटर्न स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर या इडियम स्ट्रक्चर। थैंक यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है दोस्तों फॉर्मूला स्ट्रक्चर का। क्या है? फॉर्मूला स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये उदाहरण है थैंक यू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश। संरचना के कितने प्रकार होते हैं अंग्रेजी में? 1, 2, 3 और 4। तो संरचना के प्रकार होते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, द वर्ड मोनोपोली मीन्स। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। द वर्ड मोनोपोली मीन्स क्या है? ऑप्शन दोस्तों, ए कंट्री रन बाय ए सिंगल पॉलिटिशियन, द स्पीच ऑफ ए सिंगल पर्सन, प्रोडक्शन ऑफ मैनी आइटम्स सो दैट ओल्ड आइटम्स आर ऑलवेज अवेलेबल, या कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग सो दैट अदर्स हैव टू नो शेयर। दोस्तों मोनोपोली का अर्थ होता है कि किसी पर नियंत्रण होना ताकि जो दूसरों में ना बढ़ सके। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब हो दोस्तों, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग, पूरा नियंत्रण होना किसी चीज़ पर, ताकि अदर्स हैव नो शेयर, ताकि किसी का उसमें हिस्सा न हो, उसको मोनोपोली कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी संस्कृत 3rd ग्रेड जनरल 2008 में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, इन विच रेफरेंस इज देयर डिफरेंस
बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस इन विच रेफरेंस इज देयर, किस संदर्भ में जो है डिफरेंस बिटवीन जो अंतर होता है संरचना में और वाक्य में, किस संदर्भ में जो है संरचना और वाक्य में अंतर होता है दोस्तों, किस संदर्भ में होता है। ये होता है दोस्तों ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं दोस्तों, उनके संदर्भ में जो है दोस्तों संरचना और वाक्य में अंतर पाया जाता है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, वो अगर पहले लगा दिया जाता है तो सिंपल सेंटेंस होगा, अगर वर्ब पहले लगा दी और सब्जेक्ट बाद में लिख दिया तो वो इंटेरोगेटिव होगा, और अगर वर्ब के बाद जो है नोट लग गया तो नेगेटिव होगा दोस्तों। ग्रामेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो है संरचना का निर्माण होता है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आया समझ में। अगला देखिए, द सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड बाय, जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित की जा सकती हैं किसके द्वारा। पहला है जेस्चर्स एंड एक्शंस, हाव भाव या कार्य द्वारा, पिक्चर्स चित्रों द्वारा, ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर जो है चित्रकारी करके, या ऑल ऑफ दी बो। दोस्तों जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित की जा सकती हैं जेस्चर्स एंड एक्शंस द्वारा, पिक्चर्स द्वारा और ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तीनों ही जो कथन है दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इन द्वारा जो है जो सिचुएशन है वो क्रिएटेड की जा सकती है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब हो दोस्तों, ऑल ऑफ दी बो। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सिचुएशनल अप्रोच इज वेरी यूजफुल बिकॉज, जो सिचुएशनल अप्रोच होती है दोस्तों वो बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इट्स ऑप्शंस दोस्तों, इट सूट्स टू ऑल द क्लासेस, टेक्स्ट बुक्स कैन बी टॉट इजली, और ड्रिंगलिंग इज यूज्ड, या इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड सिंप्लिसिटी। तो सिचुएशनल अप्रोच दोस्तों वो उपयोग की जाती है, वो बहुत उपयोगी होती है क्योंकि जो है यह जो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यह जो अनुसरण करती है किसका, विभिन्नता का और सरलता का, इसलिए जो है सिचुएशनल अप्रोच जो होती है इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला विच मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड, किस विधि को जो है क्लासिकल विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो किस विधि को जो है क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को जो है क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज, जो यूनिट होती है दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को सिखाने की, वो क्या है। ऑप्शन हैं अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, या ऑल ऑफ दी बो। तो इसकी इकाई होती है दोस्तों वर्ड होती है, एक शब्द से शुरुआत की जाती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन को आ रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगला, इन विच मेथड द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू आंसर इन मदर टंग, इन विच मेथड द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू आंसर इन मदर टंग, किस विधि में जो है जो अध्यापक होता है वो पूछ सकता है विद्यार्थियों से जवाब देने के लिए इन
उनकी मातृभाषा में। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में जो है ये अध्यापक पूछ सकता है इस विधि में बच्चों से जो जवाब हैं अपनी मातृभाषा में। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, कि वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था। नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों और यहाँ पर हिंदी दे रखी है और हिंदी की हमने इंग्लिश बनानी है। तो करेक्ट इंग्लिश क्या बनेगी, वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ही वॉज क्वाइट डिससेटिस्फाइड विद हिज एफर्ट, कि वह अपने प्रयास से काफ़ी संतुष्ट था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दोस्तों ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज एफर्ट। तो पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विच मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश बाय रूल नोट बाय यूज, किस विधि द्वारा जो है वो सिखाया जाता है, कोशिश की जाती है इंग्लिश को सिखाने के लिए नियमों द्वारा न कि उपयोग द्वारा। उनमें जो इस मेथड में जो है दोस्तों नियम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय उपयोग के। तो किस विधि में ऐसा किया जाता है, क्या वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ऑल ऑफ दी वो। तो इस जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है दोस्तों उसमें जो है नियमों द्वारा सिखाया जाता है न कि उपयोग द्वारा। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, डॉक्टर ड्रैटन हैज सेड, डॉक्टर ड्रैटन ने कहा था कि ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाय दिस मेथड। ओनली द क्लेवर चाइल्ड यानी कि चतुर बालक ही जो है लाभ उठा सकता है इस विधि का। इट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि डॉक्टर ड्रैटन ने किस विधि के बारे में ऐसा कहा था कि ओनली द क्लेवर चाइल्ड, यानी कि कोई चतुर व्यक्ति ही, कोई चतुर बालक ही इस विधि का लाभ उठा सकता है। ये डॉक्टर ड्रैटन ने किस विधि के बारे में कहा था। ऑप्शंस दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वॉशन्यू मेथड, या सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो डॉक्टर ड्रैटन ने कहा था दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड के बारे में जो बात कही थी कि डायरेक्ट मेथड को जो है, डायरेक्ट मेथड से जो है सिर्फ एक चतुर बालक ही सीख सकता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला कम्युनिकेट कंपिटेंस कंबाइंस। कम्युनिकेट कंपिटेंस कंबाइंस, जो कम्युनिकेट होता है दोस्तों संप्रेषण होता है, उसमें क्या क्या मिश्रित होता है। दोस्तों जब हम संप्रेषण करेंगे तो उसमें जो है हमें भाषाई ज्ञान होना चाहिए और हमें सामर्थ्य होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, लिंग्विस्टिक कंपिटेंस, यानी कि भाषाई ज्ञान, एंड द एबिलिटी, और सामर्थ्य होना चाहिए किसका, टू यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, लैंग्वेज को, भाषा को सही से उपयोग करने के लिए हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए, तभी हम संप्रेषण कर सकेंगे। उसमें ये मिश्रण होता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला इन विच मेथड द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड, किस विधि में जो है मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या वो बाइलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, नेचुरल मेथड है। तो दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड में जो है मदर टंग का उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट मेथड में भी किया जाता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में भी किया जाता है, लेकिन नेचुरल मेथड में जो है हम
मातृभाषा का उपयोग उस विधि में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेचुरल मेथड। अगला देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश शुड हैव ए ब्लैंक इफेक्ट। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो एक सबसे बेहतर तरीका है अंग्रेजी सिखाने का, शुड हैव ए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए? क्या वो टूल है, कॉम्प्लेक्स है, रेनबो है या डायरेक्ट है? तो ये होना चाहिए दोस्तों रेनबो का। यानी रेनबो होता है दोस्तों 7 रंग जिसमें होते हैं। 7 रंग का यहाँ पर मतलब है 7 टूल्स। 7 टूल्स होते हैं दोस्तों इंग्लिश में, इंग्लिश किसी भाषा को सीखने के लिए। तो वो जो है रेनबो इफेक्ट उसमें होना चाहिए। हमें जो है 7 जो औजार हैं दोस्तों, टूल्स कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं भाषा को सीखने के लिए, वो भाषा को सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, इनपुट कवर्स ब्लैंक ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनपुट होता है दोस्तों जो जो आवक होता है, वो कवर्स करता है ब्लैंक ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे उपयोग किया जाता है, यानी कि हम इनपुट कैसे निकालेंगे किसी चीज़ से, कि हम किसी से क्या पूछें कि उससे कोई इनपुट हो, कोई उससे लाभ हो उस लर्निंग प्रोसेस से। तो दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड हाउ का। जब हम क्या और कैसे का जो है इसमें उपयोग करेंगे तो इनपुट निकलेगा दोस्तों। कि पूछेंगे सर से, जो टीचर हैं, कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों जो आप अध्यापक हैं आपके, वो आपको बताएंगे कि इससे इसका जवाब बताएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उससे जो इनपुट निकलेगा दोस्तों, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक बेहतर सिद्ध होगा दोस्तों। तो व्हाट एंड हाउ, यानी कि इनपुट कवर्स व्हाट एंड हाउ ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, द प्रोनाउंसिएशन इज बेस्ड ऑन। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, बार बार पूछी जाती है। PRONOUNCIATION, CIATION। दोस्तों इसमें कई लोग जो हैं प्रोनंसिएशन लिखे जाते हैं, तो वो दोस्तों गलत होता है। ये होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जो उच्चारण है दोस्तों वो किस पर आधारित होता है? तो उच्चारण है दोस्तों वो स्वरों और अर्धस्वरों पर होता है, डिप्थोंग्स पर होता है और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों पर होता है। तीनों पर ही दोस्तों उच्चारण जो है वो आधारित होता है। तो ऑप्शन 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब होगा। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला, विच फोनेटिक सिंबल डज नॉट गिव द साउंड हिंदी इक्विलेंट। किस फोनेटिक सिंबल में जो है वो प्रदान नहीं करता है द साउंड हिंदी इक्विलेंट, एक हिंदी के बराबर आवाज़। यानी कि किस शब्द को बोलने में जो है हिंदी के समान कोई आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपका ऊ में दोस्तों हिंदी के समान आवाज़ आती है। ऊ के समान आती है। ई में भी आती है दोस्तों ई। आई में भी आती है दोस्तों आई में भी हिंदी के समान आवाज़ आती है। लेकिन जो है ये होता है दोस्तों, ये इसे कहते हैं ऐ। क्या कहते हैं? ए इसको कहते हैं दोस्तों। इसका साउंड क्या होगा? ए। तो ए में जो है दोस्तों ये हिंदी में साउंड नहीं आती है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऊ में आती है, ई में आती है, ई में आती है, लेकिन ए में जो है दोस्तों ये हिंदी में कोई इसका शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है द एग्जाम्पल
ऑफ द फोनेटिक सिंबल इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल क्या है दोस्तों, ये दे रखा है यहाँ पर, ये और ये। इसका फोनेटिक सिंबल जो है, ये फोनेटिक सिंबल दोस्तों किस शब्द में जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें इसका उपयोग हुआ है। तो ये हुआ दोस्तों बर्ड में, ठीक है, बर्ड में इसका उपयोग हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अगला द एग्जाम्पल ऑफ द फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल दे रखा दोस्तों ये इसका उपयोग किस शब्द में हुआ है। फोनेटिक सिंबल आते हैं दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो वही क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं से संबंधित पूछे जाएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ फोनेटिक सिंबल, तो ये है दोस्तों सीड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ई, इसको कहते हैं दोस्तों ई, क्या कहते हैं ई, इसको, इसका उच्चारण होगा। तो सीड इसका जवाब होगा, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ये होता है सिट, एकदम से ई आया दोस्तों। इसमें सेट, ये टोट, लेकिन ये होता है सीड, ठीक है दोस्तों। आई और उसके आगे दो बिंदियाँ होती हैं दोस्तों, तो इसमें जो है ई जो की जो मात्रा है बोलने की वो ज़्यादा लंबी हो जाती है कि ई, सीड, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, ठीक है। अगला द एग्जाम्पल ऑफ द फोनेटिक सिंबल, जो फोनेटिक सिंबल दे रखा है दोस्तों ये इज, इसका जो फोनेटिक सिंबल का उपयोग हुआ है दोस्तों किस वर्ड में हुआ है, बुक, होट, अबो या फूल। दोस्तों बुक जो है एकदम से बोली गई है बुक, और ये इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों, ऊ होगा दोस्तों। इसका उच्चारण क्या होगा, ऊ। अगर ये अकेला यू होता है दोस्तों तो ऊ होता, और अगर ये दो बिंदियां लगा रखी हैं तो ऊ होगा दोस्तों। तो ऊ किस में उपयोग हुआ है, इसमें बुक में है दोस्तों, वो एकदम से छोटा ऊ है, यानी कि इसके जो मात्रा है दोस्तों बोलने की एकदम से छोटी है। होठ में भी दोस्तों ऊ नहीं आया है, ओ आया है। अबो में भी दोस्तों जो है ओ आया है, लेकिन फूल में जो है दोस्तों फूल, तो इसमें ऊ आया है दोस्तों, इसका उच्चारण ऊ आया है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा, ठीक है, फूल, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ। इंग्लिश का जो रोल है दोस्तों इंडिया में वो किस प्रकार का है। ऑप्शंस दोस्तों, द ओनली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, द ओनली लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर टीचिंग, ए सेकंड लैंग्वेज या ए फॉरेन लैंग्वेज। द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया किस प्रकार का है दोस्तों, तो इंग्लिश दोस्तों उसका उपयोग जो है सबसे पहले हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश उसके बाद आती है दोस्तों। तो रोल जो है इंग्लिश में, इंग्लिश का हमारे भारत में वो है सेकंड लैंग्वेज का, दूसरी भाषा का जो है दोस्तों ये उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, द ग्रामर ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, द ग्रामर ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड, जो व्याकरण होती है दोस्तों शब्दों की उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो व्याकरण होती है दोस्तों शब्दों को बोलने की वो होती है दोस्तों मोर्फोलॉजी, उसको क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी उसको कहा जाता है दोस्तों, जो शब्दों की व्याकरण होती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला द डायरेक्ट मेथड वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो डायरेक्ट मेथड है दोस्तों वो कहाँ से उसका उद्भव हुआ था। जो डायरेक्ट विधि है क्या वो फ्रांस से हुआ था, इंडिया से, यूएसए से या यूके से। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि जो डायरेक्ट मेथड का जो उद्भव है दोस्तों ये हुआ था फ्रांस से, ठीक है दोस्तों, फ्रांस से इसका उद्भव हुआ था, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड वॉज एडेप्टेड बाय,
तो सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड दोस्तों वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन हैं डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, डोल्टन या प्रोफेसर सी जॉनसन। तो सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड दोस्तों वो अपनाई गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एच ई पाल्मर द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, एच ई पाल्मर द्वारा है जो है सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड अपनाई गई थी, याद रखिए दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो जो है यहाँ पर होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।